हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स का टॉपिक ध्वनि साउंड के सारे क्वेश्चन जितने भी रेलवे एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ध्वनि साउंड, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों ध्वनि तरंगों की प्रकृति के बारे में, नेचर ऑफ साउंड वेव्स के सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे अधिक ध्वनि डैश से उत्पन्न होती है। दोस्तों, सबसे अधिक ध्वनि जो है ये जेट विमान के उड़ान भरने से उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, दिए गए विकल्पों में जेट विमान के उड़ान भरने पर सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि स्तर अक्सर 140 डेसिबल से अधिक होता है, जो सुनने की क्षमता, श्रवण शक्ति को क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसका उपयोग धातु के खंडों के दरारों और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, पराध्वनि का उपयोग जो है, किसका, पराध्वनि का उपयोग जो है ये धातु के खंडों के दरारों और दोषों को पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, बात करें पराध्वनियों के बारे में, तो पराध्वनियां उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगे है। ये अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती है। इनका उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है तथा उन भागों को साफ करने में उपयोग किया जा सकता है जहां तक पहुंचना कठिन होता है। ठीक है, जैसे सर्पिलाकार नली हो गई, विषम आकार के पुर्जे हो गए, इलेक्ट्रॉनिक अवयव हो गए, यहाँ पे पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि तरंगे डैश में यात्रा नहीं कर सकती। दोस्तों, ध्वनि तरंगे जो है ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। किसमें? निर्वात में। दोस्तों, ध्वनि तरंगे वायु, पानी तथा स्टील में यात्रा कर सकती है, लेकिन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो यांत्रिक तरंगे होती है और इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है और सबसे कम किसमें होती है? गैस में होती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे डैश तरंगे हैं। दोस्तों, ध्वनि तरंगे जो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे भी होती है, यांत्रिक भी होती है, दाब भी होती है। ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे है। ये कथन क्या है? क्या हो जाएगा? गलत कथन हो जाएगा। दोस्तों, ध्वनि तरंग जो है एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, इसलिए ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि का संचरण वायु अथवा गैसों में केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में होता है, जबकि ठोसों एवं द्रवों में अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों द्वारा ध्वनि ऊर्जा का संचरण संभव होता है। ठोस में कैसा होता है दोस्तों? ठोस में जो होता है, गैसों में जो होता है दोस्तों, वो केवल अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में होता है, जबकि ठोस एवं द्रव में कैसा होता है? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों द्वारा ध्वनि ऊर्जा का संचरण संभव होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? दोस्तों, ध्वनि तरंग की क्या विशेषता नहीं है? तो घनत्व जो है दोस्तों, ये ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। आयाम, समय अवधि और आवृत्ति जो है और गति, ये क्या है? ध्वनि तरंग की विशेषता है। दोस्तों, वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। कैसी होती है वायु में ध्वनि तरंगे? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। इन तरंगों के प्रमुख अवयवों में आयाम, समय अवधि, आवर्तकाल, आवृत्ति एवं ध्वनि की गति प्रमुख होती है। ध्वनि तरंगों में घनत्व नहीं होता। वायु में ध्वनि तरंगों की गति कितनी होती है? लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती है। दोस्तों, ध्वनि तरंगे जो होती है ये होती है यांत्रिक तरंगे या फिर अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है दोस्तों, यांत्रिक तरंग वह तरंग है जो पदार्थ के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग भी है। इसकी सर्वाधिक गति ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में और सबसे कम किस में होती है? गैसों में होती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, ध्वनि तरंग का आयाम जो है ये वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है ध्वनि का आयाम। दोस्तों, ध्वनि तरंग का आयाम जो है
वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भौतिक वैज्ञानिक ने के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया? दोस्तों, वह भौतिक वैज्ञानिक जिनके सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया था वो थे हमारे हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर जो है दोस्तों सम्मान के रूप में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया था। दोस्तों, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज की बात करें तो ये जर्मनी के एक भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1886 और 1888 के बीच विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज के साथ रेडियो, टेलीविजन और रडार के विकास का रास्ता खोला था। इनके मरणोपरांत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन द्वारा 1930 में इनके सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या रखा गया? हर्ट्ज रखा गया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? तो माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय जो कहलाता है वो कहलाता है आवर्तकाल। क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि डैश में से संचरण कर सकती है? ध्वनि जो है दोस्तों ये केवल गैस में कर सकती है, केवल द्रव में कर सकती है, केवल ठोस। तो दोस्तों ध्वनि जो है इन तीनों ही विकल्पों में क्या कर सकती है? संचरण कर सकती है। तो सभी विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों दोस्तों, ध्वनि एक प्रकार की जो है ना एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव एवं गैस तथा प्लाज्मा अर्थात सभी द्रव्यों में ध्वनि का संचरण संभव है, किंतु निर्वात में ध्वनि का संचरण संभव नहीं होता है। वायु अथवा गैसों में ध्वनि का संचरण केवल यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ही संभव हो पाता है। किसमें? वायु अथवा गैसों में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है? दोस्तों, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि जो है ये आयाम के बढ़ने से क्या होती है? बढ़ती है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि ये आयाम के बढ़ने से क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, किसी माध्यम में माध्यमान स्थिति के किसी एक और अधिकतम विस्थापन के परिमाण को तरंग का आयाम हम कहते हैं। इसे बोलते हैं आयाम। किसी माध्यम में माध्यमान स्थिति के किसी एक छोर अधिकतम विस्थापन के परिमाण को तरंग का हम क्या बोलते हैं? आयाम कहते हैं। और रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से क्या होता है? बढ़ती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों, हवा के दबाव की भिन्नता के कारण, किसके कारण? हवा के दबाव की भिन्नता के कारण जो है संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, जब किसी ध्वनि स्रोत से वायु में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो यह ध्वनि वायु में तेजी से गति करती है। तब वायु में संपीड़न तथा विरलीकरण की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न तथा विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र तथा विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। संपीड़न क्या है? उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन क्या है? निम्न दाब का क्षेत्र है। अतः हवा के दबाव की भिन्नता के कारण संपीड़न तथा विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण? हवा की दबाव की भिन्नता के कारण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता जो है ये डेसिबल में मापी जाती है। किसमें? डेसिबल में। ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है। ये अनुदैर्ध्य तरंगे है। इसकी तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है दोस्तों? तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है दोस्तों हर्ट्ज। कौन सी? ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज। दोस्तों, ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगों को उसकी आवृत्ति के अनुसार विभाजित किया गया है तथा इसकी मापन की इकाई क्या है? हर्ट्ज है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता? दोस्तों, निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती तो ध्वनि जो होती है दोस्तों ये निर्वात में कभी भी यात्रा नहीं करती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती क्योंकि ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की चाल उसमें उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। इसके विपरीत कम घनत्व के माध्यम में ध्वनि की चाल कम होगी। ठोस एवं धातुओं की उच्च प्रत्यास्थता के कारण ही ध्वनि की चाल जो है धातुओं एवं ठोसों में सबसे अधिक होती है। द्रव में ध्वनि की चाल गैसों के सापेक्ष अधिक तथा ठोसों की तुलना में कैसी होती है? कम होती है। जबकि प्रकाश की चाल के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल के लिए क्या है दोस्तों? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश की सर्वाधिक गति किसमें होती है दोस्तों? किस माध्यम में होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है सर्वाधिक होती है। ये भी आपको याद रखना है। कितनी होती है प्रकाश की चाल निर्वात में? ये होती है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण डैश। दोस्तों जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण जो है तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, मतलब तरंग की दिशा में ही क्या करते हैं, कंपन करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि डैश का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। तो दोस्तों ध्वनि जो है ये यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि जो है यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। हवा में ध्वनि तरंगे डैश होती है, तो हवा में ध्वनि तरंगे जो है दोस्तों ये कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे हम कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। ये तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में संचारित होती है। वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ये सभी कैसी तरंगे हैं, तो ये सभी अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। तो दोस्तों ध्वनि तरंग जो है ये विभिन्न माध्यमों में भिन्न गति के साथ क्या करती है, भ्रमण करती है। कौन सी तरंग, ध्वनि तरंग। दोस्तों ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ठोस द्रव गैस एवं प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव होता है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि तरंगों की गति कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और बात करें दोस्तों ध्वनि तरंग की, तो किसी भी तरंग जैसे ध्वनि के वेग, तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति में निम्नलिखित संबंध होता है। दोस्तों तरंगदैर्ध्य बराबर क्या होता है, वेग बटे आवृत्ति। ये आप ये याद रखिए, वेग v बराबर क्या होता है, आवृत्ति इंटू तरंगदैर्ध्य। ठीक है, लेमडा n इंटू लेमडा। ठीक है, वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति इंटू तरंगदैर्ध्य। ठीक है ना दोस्तों। ध्वनि उत्पन्न होती है, तो दोस्तों ध्वनि जो है वस्तुओं में कंपन होने की वजह से उत्पन्न होती है। किसकी वजह से उत्पन्न होती है, वस्तुओं में कंपन होने की वजह से। वस्तुओं में कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी ठोस, द्रव या गैस से संचालित होती है। मुख्य रूप से उस कंपन को ध्वनि कहते हैं जो मानव के कानों में सुनाई पड़ती है। ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि के संचालन में माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए निर्वात में ध्वनि का संचालन नहीं हो सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती। तो दोस्तों इस्पात में जा सकती है, वायु में जा सकती है, दूध में जा सकती है। निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती। किसमें, निर्वात में। ठीक है ना। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है दोस्तों जो ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रव में तीव्र गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में 1483 मीटर प्रति सेकंड और लोहे में होती है 5130 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ध्वनि तरंगों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों ये 330-350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यात्रा करती है। ठीक है, ये मैकेनिकल तरंगे है। ठीक है, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नहीं दोस्तों, इसको यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये सी वाला ही क्या है, सही कथन नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि तरंगों के संबंध में जो इन्हें यात्रा करने के लिए क्या होता है, इन्हें यात्रा करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये क्या है, सही नहीं है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों के सापेक्ष द्रव में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोस में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि की चाल 1493 मीटर प्रति सेकंड और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, याद रखना है आपको। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो दोस्तों ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र जो है ये संपीड़न कहलाता है। उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है, संपीड़न। और निम्न घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है, विरलीकरण। ठीक है ना, ठीक है ना, समझ गए ना। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न, कंप्रेशन तथा कम घनत्व का क्षेत्र विरलन, रेयरफेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रेयरफेक्शन कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों, याद रख लोगे।
दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ध्वनि तरंगों की आवृत्ति, परिसर और तीव्रता के सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? अवश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं तथा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली ध्वनि को श्रव्य ध्वनि और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? पराश्रव्य ध्वनि हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 0.01 सेकेंड की अवधि आवर्तकाल वाली ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश होगी। दोस्तों हम जानते हैं आवृत्ति n बराबर क्या होता है? ये होता है 1 आवर्तकाल मतलब टी के। क्या होता है? आवृत्ति n बराबर होता है 1 आवर्तकाल के। हमको क्या दिया गया है? आवर्तकाल 0.01 सेकेंड, तो n बराबर क्या हो जाएगा? आवृत्ति निकालेंगे तो 1/0.01 सेकेंड। पॉइंट हटेगा दोस्तों, ऊपर क्या हो जाएगा? 2 जीरो चले जाएंगे, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 100 हर्ट्ज आ जाएगा। कितना? 100 हर्ट्ज। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रव स्तर नॉइस लेवल दीर्घकालिक समय तक अनुभव किए जाने पर मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक माना जाता है? तो दोस्तों 90 डेसिबल। 90 डेसिबल रव स्तर जो है ये दीर्घकालिक समय तक अनुभव किए जाने पर मानव स्वास्थ्य के लिए क्या माना जाता है? हानिकारक माना जाता है। दोस्तों सामान्य शोर स्तर की बात करें तो 0 से 20 डेसिबल बहुत कम शोर, 30 से 50 डेसिबल इस सामान्य घर का वातावरण, 60 से 70 बातचीत जो करते हैं, 80 डेसिबल से अधिक स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। 90 डेसिबल विकल्प के अनुसार शोर दीर्घकालिक समय तक अनुभव किए जाने पर मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है? ये हानिकारक हो जाता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या होता है? तो 0 डेसिबल होता है दोस्तों, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर। ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल में किया जाता है। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर 0 डेसिबल होता है और मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर जो होता है ये 60 डेसिबल होता है। कितना होता है? 60 डेसिबल होता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति जो होती है ये होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा। कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति। दोस्तों पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से ऊपर की तरंगों को कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इसे क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं दोस्तों? तो संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है दोस्तों? ये होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि तरंगे एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। इसकी उत्पत्ति वस्तुओं में कंपन होने से होती है। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसे अवश्रव्य तरंगे, जबकि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे ऑडिबल वेव्स तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो वो है दोस्तों 80 डेसिबल। 80 डेसिबल वह स्तर है जो मनुष्य सहन कर सकता है। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO ने 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना है। 85 डेसिबल से अधिक ध्वनि मनुष्य को बहरा एवं 150 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य को पागल बना सकती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रवणी रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो श्रवणी रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को इंफ्रासोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक कहा जाता है। दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को श्रवणी परिसर ऑडिबल रेंज वाली ध्वनि तरंगे कहते हैं तथा 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य ध्वनि तरंग इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स हम कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं है। तो दोस्तों 22,000 हर्ट्ज जो है ये आवृत्ति मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच तो सुन सकता है दोस्तों, तो 100 हर्ट्ज भी सुन सकता है, 18,000 भी हर्ट्ज भी सुन सकता है और ये 20,000, ये तो तीनों 20,000 हर्ट्ज के अंतर्गत आ रहे हैं ना। और ये जो है 22,000 हर्ट्ज है ये मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं है। ठीक है,
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि सामान्य मानव को सुनाई देती है, जिसे हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इसे हमारा कान सुन नहीं सकता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? दोस्तों हम जानते हैं वेग v बराबर क्या होता है, चाल वेग v बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य लेम्डा के। ठीक है दोस्तों, तरंग की गति कितनी है हमारे पास में, वेग कितना दिया है, 340 दिया गया है, आवृत्ति हमको निकालना है और तरंग दैर्ध्य कितनी है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 से इसको काट देते हैं दोस्तों, 2 एकम 2, 2 सात 14, 2 शून्य 0, तो 170 हर्ट्ज जो है ये निकल के आ जाएगा। किसका मान, आवृत्ति का मान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। दोस्तों पराश्रव्य तरंगे जो है ये चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में मदद करती है। दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। ये तरंगे मानव को सुनाई नहीं देती, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। ये तरंगे चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? दोस्तों ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है वो है 20 हर्ट्ज। कितनी हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। दोस्तों ध्वनि तरंगे जो है ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है अवश्रव्य तरंगे, जो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान जो है ये नहीं सुन सकता। श्रव्य तरंगे दोस्तों 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्रव्य तरंगे। इन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति जो मनुष्य के कान को द्वारा सुनी जा सकती है वो है 20 हर्ट्ज। ठीक है, और एक होती है दोस्तों पराश्रव्य तरंगे, जो कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगे को क्या कहा जाता है, पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। हमारा कान इसे नहीं सुन सकता। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेज गति से गतिमान है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? दोस्तों यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेज गति से गतिमान है तो उस स्थिति को पराध्वनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पराध्वनिक कहा जाता है। दोस्तों यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेज गति से गतिमान है तो उस स्थिति को पराध्वनिक गति कहा जाता है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि हम कहते हैं। डॉल्फिन और चमगादड़ जैसे जंतु पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों गति बढ़ जाती है और न्यूनतम दूरी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है, क्योंकि हवा के अणु तेजी से कंपन करते हैं, जिससे प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए कम से कम 0.1 सेकंड का समय चाहिए होता है, जिसके लिए ध्वनि को ध्वनि की गति के आधार पर एक निश्चित दूरी तय करनी पड़ती है। तापमान बढ़ने पर जब ध्वनि की गति बढ़ जाती है तो वही न्यूनतम समय 0.1 सेकंड को पूरा करने के लिए ध्वनि को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती? दोस्तों चंद्रमा पर आवाज इसलिए नहीं सुनी जा सकती क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना किसी माध्यम की यात्रा नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि जो होती है यांत्रिक तरंगे होती है, जिनके संचरण के लिए माध्यम जैसे ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। चूंकि चंद्रमा पर निर्वात होने के कारण ध्वनि का संचरण नहीं होता, अर्थात वहां कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति डैश के रूप में जानी जाती है। दोस्तों हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति को हम बोलते हैं क्या, सुपरसोनिक गति। क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक बोलते हैं। ध्वनि की गति से अधिक पिंड की गति को सुपरसोनिक गति के रूप में जाना जाता है। किसी पिंड की गति को मैक संख्या में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, मैक संख्या में। यदि किसी पिंड की गति की मैक संख्या 1 से अधिक है तो उसे सुपरसोनिक गति कहते हैं। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो चाल अति पराध्वनिक हाइपरसोनिक कहलाती है। जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है
तो वह अपने पीछे माध्यम में एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ता जाता है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रखाती तरंग मतलब शॉक वेव्स हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे क्या छोड़ती है, एक शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती जाती है। इस विक्षोभ के संचरण को ही हम क्या बोलते हैं, प्रघाती तरंग शॉक वेव्स कहते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्वनि की गति पर दबाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ध्वनि जो है ये दबाव से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि का वेग आवृत्ति तथा दाब से प्रभावित नहीं होता, जबकि किससे होता है, ताप और आर्द्रता से प्रभावित होता है। किसी माध्यम जैसे हवा, जल, लोहे में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि का हम क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। वायु में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। किसके रूप में, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। और ध्वनि की अधिकतम चाल किसमें होती है, तो ठोस में होती है दोस्तों, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। दोस्तों हवा में ध्वनि का वेग जो है ये होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी माध्यम जैसे हवा, जल, लोहे में ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि का हम क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। वायु में 20 डिग्री सेल्सियस 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ध्वनि का वेग होता है 343.59 प्रति सेकेंड, लगभग 332 मीटर सेकेंड। वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। ध्वनि एक कैसे तरंग है, तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वायु में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्ध्य के रूप में होता है। अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेग बराबर क्या होता है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। इससे क्वेश्चन आएंगे, इसी फॉर्मूले से वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ध्वनि तरंग में 3.5 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति है और इसका तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों हमको पूछा है 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। हमको दिया क्या क्या गया है, हमको आवृत्ति का मान दिया गया है कितना, 3.5 किलो हर्ट्ज, मतलब 3500 हर्ट्ज, इसको हम बोल सकते हैं कितना, 3500 हर्ट्ज। ठीक है, और दोस्तों क्या दिया गया है, तरंग दैर्ध्य का मान दिया गया है 0.1 मीटर। ठीक है, और क्या बोला है, 700 मीटर की दूरी, मतलब दूरी हमको दी गई है 700 मीटर, हमको समय बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको अगर समय निकालना है तो हमको चाल पता होना चाहिए, वेग पता होना चाहिए ध्वनि का, कितने वेग से वो गमन कर रही है, उसके बाद ही तो हम समय बता पाएंगे। तो सबसे पहले हमने अभी एक बताया था इसके पहले क्वेश्चन में कि एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, वेग v बराबर होता है दोस्तों n इंटू लेमडा के। यहाँ पे v क्या है, वेग है, n क्या है, आवृत्ति है, और लेमडा क्या है, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य है। क्या है, तरंग दैर्ध्य, मतलब चाल बराबर वेग बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। क्या होता है, वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, चाल निकाल लेंगे, वेग निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, समय निकाल लेंगे। दोस्तों जो जो मान दिया गया है वो रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, v का मान कितना दिया गया है ये तो हमको निकालना है। n का मान कितना है, 3.5 किलो हर्ट्ज। आवृत्ति का मान कितना है, 3.5 किलो हर्ट्ज। तो इसको हम क्या 3500 हर्ट्ज लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। और क्या दिया गया, तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर, तो 1/10 कर लूँ क्या इसको मैं, हाँ ठीक है 1/10 कर दिया। 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों। तो वेग का मान, चाल का मान कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 350 मीटर। कितना आ जाएगा, 350 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ जाएगा, 350 मीटर प्रति सेकेंड जो है इसका हमारा क्या आ जाएगी, वेग निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों वेग हमारा निकल के आ गया है तो हम समय निकाल सकते हैं, क्या बराबर निकाल सकते हैं। हम क्या जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय के होता है। क्या होता है, चाल बराबर, चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय के, यही होता है, दूरी बटे समय के होता है। अब दोस्तों दूरी कितनी है हमारे पास में, 700 मीटर है। समय हमको निकालना है और चाल कितनी निकाले हमने, 350 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों इससे इसको काट देंगे, कितने बार में जाएगा, 350 इससे 2 बार में जाएगा। तो समय जो हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा, 2 सेकंड निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 सेकंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। दोस्तों हमको क्या क्या दिया गया है, ध्वनि तरंग की गति, मतलब v का मान कितना दिया गया है हमको, 339 मीटर प्रति सेकेंड। तरंग दैर्ध्य लेमडा का मान कितना दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया 1.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे तो किससे भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। एक पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो आ जाएगा।
तो कितने अंक के बाद 10 दशमलव आ जाएगा? 0.015, 3 अंक के बाद। तो ये कितने में आ गई? मीटर में हमारी तरंग दैर्ध्य निकल के आ गई। अब दोस्तों हम जानते हैं वेग v बराबर क्या होता है? n इंटू लेमडा के। यहाँ n क्या है? हमारी आवृत्ति है, लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। v का मान कितना है दोस्तों? ये है हमारे पास में 339। n का मान हमको निकालना है और लेमडा का मान कितना निकाले हमने? 0.015। तो इसको मैं 1000 कर लेता हूँ नीचे, 15/1000। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो कितना बार में जाएगा? 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य। ठीक है, 3 से इसको काट देते हैं दोस्तों, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 113 इंटू 200 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 226,00। कितना आएगा? 226,00, मतलब 22,600 हर्ट्ज जो है इसकी हमारी आवृत्ति निकल के आ जाएगी। कितना? 22,600 हर्ट्ज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकेंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? दोस्तों तरंग की गति कितनी दी गई है हमको? ये दी गई है 700 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 700 दी गई है। 7 किलोमीटर की यात्रा मतलब दूरी कितनी दी गई है? दूरी हमको जो दी गई है दोस्तों ये 7 किलोमीटर। तो इसको मैं 7000 मीटर कर लूं क्या? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो मैंने इसको 7000 मीटर कर लिया, क्योंकि हमको आंसर किस में देना है? सेकेंड में देना है। अब हम जानते हैं दूरी बराबर चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दोस्तों दूरी कितनी है? 7000 किलोमीटर, 7000 मीटर। समय हमको निकालना है दोस्तों, और चाल कितनी है हमारी? चाल है हमारी 700 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7 से काट देंगे 10 बार में, तो समय कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 10 सेकेंड निकल के आ जाएगा। कितना? 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है। यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति क्या होगी? मतलब v का मान हमसे पूछा है, और हम जानते हैं चाल वेग v बराबर क्या होता है दोस्तों? वेग v बराबर होता है n इंटू लेमडा के। n क्या है यहाँ पे? आवृत्ति है। लेमडा क्या है यहाँ पे? तरंग दैर्ध्य है। n का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में? 600 हर्ट्ज है। तरंग दैर्ध्य का मान कितना है? 3 है। 600 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। और वेग हम किस में लिखते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो 1800 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1800 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक प्रसारण केंद्र 71 इंटू 10⁴ हर्ट्ज की आवृत्ति और 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ तरंगों को प्रसारित करता है। तरंगों का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? दोस्तों यहाँ पे हमको तरंग दैर्ध्य का मान पूछा है, और हम जानते हैं v बराबर क्या होता है? n इंटू लेमडा के होता है। n यहाँ पे क्या है? आवृत्ति है, और लेमडा क्या है? यहाँ पे तरंग दैर्ध्य है। हमको तरंग दैर्ध्य का मान निकालना है, तो तरंग दैर्ध्य बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा v अपॉन में n के। ठीक है, अब दोस्तों v का मान कितना दिया है दोस्तों? ये हमको दिया गया है 3 इंटू, कितना दिया गया है? 3 इंटू 10⁸। n का मान कितना दिया गया है दोस्तों? n का मान कितना दिया है दोस्तों हमको? ये दिया गया है 71 इंटू 10⁴। क्लियर दोस्तों? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 इंटू, अब ये दोस्तों 10⁴ से ये कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में। 4 माइनस हो जाएगा 10⁸ में से, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 10⁴ बचेगा, डिवाइडेड बाई 71 बचेगा। ठीक है, तो इसको 10⁴ को मैं क्या ये लिख सकता हूँ क्या? 3 इंटू 1 2 3 4 0 बट्टे 71। इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 30,000 बट्टे 71। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? अब इसको भाग देंगे दोस्तों 30,000 को 71 से, तो कितने बार में जाएगा? 422.5 बार में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज है और गति कितनी है? 380 मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों हमको तरंग दैर्ध्य निकालना है। हम जानते हैं v बराबर क्या होता है? v बराबर n इंटू लेमडा के होता है। v का मान कितना है दोस्तों? वेग का 380 दिया गया है। n का मान कितना दिया गया है? 840 दिया गया है, और लेमडा हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों। अब इसको काट देते हैं दोस्तों, कितने बार में कटेगा ये? तो ये हो जाएगा दोस्तों, काट देते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो ये कितना हो जाएगा? 19/42।
19/42। 42 का जब भाग देंगे दोस्तों तो नहीं जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ लग जाएगा 0। 42 का भाग देंगे 4 बार में, 4 दूनी 8, 4 चौ 16, 160 बार में, 168 बार में, तो 4 बार में चले जाएगा 168। फिर बचेगा कितना दोस्तों 168 के बाद में, 168 2, और ये कितना हो गया 22, 22 बचेगा दोस्तों। तो 42 पंचे कितना होता है 220, तो 0.45 इसका राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है दोस्तों, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों हम जानते हैं v बराबर क्या होता है, n इंटू लेमडा के होता है। ये आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की यदि आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आवृत्ति अगर बढ़ाएंगे तो v अपॉन n कर देते हैं, ये बराबर लेमडा के हो जाएगा। यदि दोस्तों हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आवृत्ति घटाएंगे तो तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि यदि हम ध्वनि तरंग की आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, घटती है। तो तरंग दैर्ध्य में क्या होगी, कमी आएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्वनि के संचरण अथवा गमन हेतु सदैव किसी न किसी माध्यम जैसे कि ठोस, द्रव अथवा गैस की आवश्यकता पड़ती है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती। इस प्रकार यदि किसी माध्यम में ध्वनि का वेग v मीटर प्रति सेकंड है तथा माध्यम में ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा मीटर है एवं उसी माध्यम में ध्वनि तरंग की आवृत्ति n है, तो कंपन प्रति सेकंड है, तो क्या हो जाएगा v बराबर n इंटू लेमडा के हो जाएगा, और लेमडा बराबर क्या हो जाएगा v बाई n के। अगर हम आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो लेमडा का मान मतलब तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा, कम होगा, और यदि हम आवृत्ति को घटाएंगे तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है कि दोस्तों नियत वेग पर यदि किसी माध्यम में ध्वनि तरंग की आवृत्ति को बढ़ाया जाए तो ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य में क्या आएगी, कमी आएगी, और वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर प्रति सेकेंड है। फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों, v बराबर n इंटू लैम्डा के। v हमको कितना दिया गया है, वेग 400 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। n का मान क्या है दोस्तों, n का मान है 200 हर्ट्ज, और तरंग दैर्ध्य हमको क्या करना है, निकालना है, तो लैम्डा का मल्टीप्लाई। दोस्तों 200 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, तो तरंग दैर्ध्य कितनी निकल के आ जाएगी, 2 मीटर निकल के आ जाएगी। कितनी, 2 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होती है। तो दोस्तों वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति जो होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड है। नमकीन जल में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1533 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आसुत जल में 1493 मीटर प्रति सेकेंड होता है, और पानी में ध्वनि का वेग मुख्यतः दाब, ताप और लवणता पर आदि के साथ बदलता है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है, जैसे कि इस्पात में 5148 मीटर प्रति सेकेंड होती है दोस्तों ध्वनि की चाल। तो आपको याद रखना है, नमकीन जल में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर कितना होता है, 1533 मीटर प्रति सेकेंड। आसुत जल में होता है 1493 मीटर प्रति सेकेंड, और ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है, और इस्पात में कितनी होती है, 5148 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगे भेजता है। ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी, चाल हमको v निकालना है। v बराबर हम जानते हैं n इंटू क्या होता है, लेमडा के होता है। v हमको निकालना है, n का मान कितना है आवृत्ति का, 400 हर्ट्ज है। लेमडा का मान कितना है 2.5, तो इसको मैं 25/10 कर लूँ क्या, ठीक है। 10 से 10 कट जाएगा, 25 चौ 100, तो 1000 मीटर प्रति सेकेंड जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ध्वनि का वेग होता है, दोस्तों ध्वनि का वेग जो है ना सर्दियों की तुलना में गर्मियों में क्या होता है, अधिक होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, क्योंकि माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ जाती है। दोस्तों वायु में यदि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ता है ना, तो ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है। ध्वनि तरंगों का वेग सबसे कम गैसों में तथा सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में होता है। ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है।
तो दोस्तों क्या माध्यम है जो ध्वनि की गति निर्धारित करता है? तो यह है माध्यम की प्रकृति। माध्यम की प्रकृति जो एक माध्यम है जो ध्वनि की गति क्या करता है? निर्धारित करता है। जैसे कि ठोस में ध्वनि की चाल कैसी होगी, द्रव में कैसी होगी, गैस में कैसी होगी, माध्यम ही तो है। इन माध्यम ही डिसाइड करते हैं कि ध्वनि की गति कैसे होगी उन माध्यम में। ठीक है दोस्तों, किसी माध्यम में ध्वनि प्रति सेकंड जितनी दूरी तय करती है उसे इस माध्यम का हम क्या बोलते हैं? ध्वनि का वेग कहते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता, जबकि वायु तथा गैस में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में होता है। किसके रूप में? अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? दोस्तों समुद्री जल में जो ध्वनि की गति होती है वो होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है समुद्री जल में ध्वनि की गति। दोस्तों गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोस में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रवों में ध्वनि की गति जो चाल होती है वो गैसों में ध्वनि की चाल से कैसी होती है? अधिक होती है। ठोसों में कैसी होती है? सबसे अधिक होती है। लोहे में ध्वनि की चाल जो होती है दोस्तों वो होती है 5130 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्री जल में 1531 मीटर प्रति सेकेंड और वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर सेकेंड। और शुद्ध जल में यदि पूछ ले तो ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1498 मीटर प्रति सेकेंड होती है शुद्ध जल में ध्वनि की चाल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य असत्य है ये हमको बताना है। हीलियम गैस में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये देखिए किलोमीटर प्रति सेकंड तो हो ही नहीं सकती, किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, सेकंड तो आ ही नहीं सकता दोस्तों, ये तो गलत हो गया। क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है दोस्तों, उसको हम बता देंगे क्या गड़बड़ी है। दोस्तों हीलियम गैस में जो ध्वनि की चाल होती है ना वो 972 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है? 972 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1284 तो होती है दोस्तों, लेकिन मीटर प्रति सेकंड होती है, ना कि किलोमीटर। तो आप इसको सही कर लीजिएगा, किलोमीटर को हटा के किलो इसको मीटर प्रति सेकंड कर लीजिए। तो इसमें अब ये आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा केवल बी सत्य है। ठीक है, 1284 होती है लेकिन मीटर प्रति सेकंड होती है, ना कि किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों किलोमीटर तो होगा तो प्रति घंटा होना चाहिए, सेकंड तो आ ही नहीं सकता, सबसे मेन बात तो ये है। तो 1284 मीटर प्रति सेकंड होती है, इसलिए केवल बी यहाँ पे क्या होगा? हमारा सत्य हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ध्वनि एक तरंग है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। किसी माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। यदि हम ताप को बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ जाती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यम में हाइड्रोजन में होती कितनी? 1284 मीटर प्रति सेकंड। वहां क्या दिया हुआ था? किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड आपको याद रखना है। हीलियम में कितनी होती है? 972 मीटर प्रति सेकंड होती है, ना कि 965। ठीक है ना, तो उन्होंने विकल्प किसको माना है? बी को सत्य माना है। तो सत्य कब होगा? जब वो मीटर प्रति सेकंड में थे, यहाँ किलोमीटर प्रति सेकंड में है। तो अगर देखा जाए तो दोनों ही कथन क्या है? हमारे असत्य कथन है, ना कि सत्य कथन। लेकिन उन्होंने बोला है बी सत्य है, तो हमने बता दिया बी सत्य कैसे होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है। इस कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है ये हमको बताना है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर प्रति मिनट होती है। आसुत जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर प्रति मिनट होती है। अब सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये रखना है दोस्तों, चाल या वेग की बात कर रहा है, गति की बात कर रहा है। गति की जो यूनिट होगी या तो मीटर प्रति सेकंड होगी या तो फिर क्या होगी? किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आपको याद रखना है। क्या मीटर प्रति मिनट हो सकती है क्या? नहीं, तो ये तो पहला गलत। अगर यहां मीटर प्रति सेकंड हो जाता ना दोस्तों तो ये सही हो जाता। और यहाँ क्या दिया है? आसुत जल में ध्वनि की गति 1498 होती है दोस्तों, लेकिन मीटर प्रति सेकंड होती है, ना कि मीटर प्रति मिनट। तो दोनों ही कथन क्या है? हमारे गलत कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये यूनिट मात्रक भी याद रखना है। गति की बात कर रहा है, मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, मीटर प्रति मिनट दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड तो हो ही नहीं सकता, किलोमीटर प्रति घंटा होता है। किलोमीटर के साथ घंटे का उपयोग किया जाता है। क्लियर है ना दोस्तों? तो आपको ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अगर आप यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे कि किसमें व्यक्त की जाती है तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो कथन है, दोनों कथन क्या है? हमारे गलत है। 316 मीटर प्रति सेकंड अगर होता तो ये हमारा सत्य कथन होता, और यदि 1498 मीटर प्रति सेकंड होता तो ये भी हमारा क्या होता? सत्य कथन होता। ठीक है, तो फिलहाल में दोनों कथन क्या है? हमारे असत्य कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में 316 मीटर प्रति सेकंड होती है तथा आसुत जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है ना, क्लियर? देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस पर
विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है, हमको ये बताना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 1531 किलोमीटर प्रति सेकंड बोला है, पहला गलत। ध्वनि की चाल 1498 किलोमीटर प्रति सेकंड आसुत जल में होती जरूर है 1498, लेकिन मीटर प्रति सेकंड होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों ही कथन गलत है, ना तो ए ना तो बी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति बढ़ जाती है। दोस्तों जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की क्या गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता के कारण ही विक्षोभ एक कण से दूसरे कण में संचालित होता है। कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की चाल उसमें उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। प्रश्न अनुसार किसी भी माध्यम में तापमान को बढ़ाते हैं तो उस माध्यम में ध्वनि की गति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है, हमको बताना है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 322 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों, ना कि 346 किलोमीटर दिया है। तो किलोमीटर दिया तो ऑलरेडी गलत है, तो कौन सा हो जाएगा, केवल ए सत्य है, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, क्लियर दोस्तों। दोस्तों केवल ए सत्य है, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल जो होती है ये 343.59 मीटर प्रति सेकंड होती है, और समुद्री जल में कितनी होती है, 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है ना। विभिन्न माध्यम में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर प्रति सेकंड है। निकिल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकंड है। तो दोस्तों इसमें जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो निकल में ध्वनि की गति होती है वो 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है, और एल्यूमिनियम में जो ध्वनि की गति होती है ना दोस्तों वो 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है, ना कि 6220। तो क्या हो जाएगा, बी वाला क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सत्य कथन हो जाएगा। दोस्तों एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति कितनी होती है, 6420 मीटर प्रति सेकंड, और निकिल में ध्वनि की गति कितनी होती है, 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो केवल बी क्या हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। दोस्तों जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे पराध्वनिक चाल पर यात्रा करना कहा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पराध्वनिक बोलते हैं। दोस्तों जब कोई पिंड ध्वनि की चाल एक मैक से भी अधिक चाल से गति करता है तो उसे हम पराध्वनिक चाल कहते हैं। अपश्रव्य तरंगे जो होती है 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली जो ध्वनि तरंगे होती है इसे हम क्या बोलते हैं, अपश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे किसे बोलते हैं दोस्तों, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे जो होती है इन्हें हम पराश्रव्य तरंगे कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो तरंगे होती है उसे हम क्या बोलते हैं, श्रव्य तरंगे बोलते हैं, जिसे हम सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर। देखते हैं अगले क्वेश्चन। निम्न में से किसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। तो दोस्तों एल्यूमिनियम में जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग क्या होगा, अधिकतम होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों शुष्क वायु में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग जो होता है ये होता है 343.59 मीटर प्रति सेकेंड। एल्यूमिनियम में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग कितना होता है, 6420 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि सबसे अधिकतम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यम में ध्वनि की गति के बारे में सत्य है। दोस्तों दोनों ही कथन असत्य है। आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन बिना पढ़े लगा दिए, किलोमीटर प्रति सेकंड क्यों दिया है यहाँ पे, तो पहला तो कथन गलत। निकिल में ध्वनि की गति कितनी होती है दोस्तों, 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है क्या, बताइए। हाँ 6040 मीटर प्रति सेकंड है, तो बी वाला क्या हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि की गति के बारे में केवल बी सत्य है, क्योंकि स्टील में ध्वनि की गति कितनी होती है, 5960 किलोमीटर प्रति सेकंड, जो गलत है। निकिल में ध्वनि की गति कितनी होती है, 6040 मीटर प्रति सेकंड, जो कि क्या है, सही है। किलोमीटर प्रति सेकंड दिया है दोस्तों, इसलिए गलत है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है। ठीक है, ध्वनि एक कैसी तरंग है, तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। तापमान आर्द्रता का प्रभाव ध्वनि की गति पर पड़ता है। तापमान का ध्वनि के वेग से सीधा संबंध होता है, इसलिए तापमान बढ़ने पर ध्वनि का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है। तो दोस्तों दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति जो अधिकतम होती है वो होती है एल्यूमिनियम में। कितनी होती है एल्यूमिनियम में, बताइए, 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति।
ठीक है। एक दिए गए तापमान पर एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न होती है, जो मुख्यतः प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल कितनी होती है, ध्वनि की चाल जो है ये 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। एल्यूमिनियम में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है, 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। डैश में ध्वनि की गति सबसे तेज होगी दोस्तों, सबसे अधिक जो गति होगी ध्वनि की वो किस में होगी, तो वो होगी स्टील में। स्टील क्या है, ठोस है, और ठोसों में ही क्या होता है, ध्वनि की गति क्या होती है, अधिकतम होती है। ठीक है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में तथा सबसे कम किस में होती है, गैस में होती है। चूंकि स्टील ठोस होती है अतः स्टील में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा, और स्टील में जो ध्वनि का वेग होता है लोग दोस्तों वो होता है 5960 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है, ये हमको बताना है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड होती है, हाँ सत्य बात है। इथेनॉल में ध्वनि की चाल 1200 किलोमीटर प्रति, अरे किलोमीटर तो हो नहीं सकता, किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए था, या तो मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए, तो किलोमीटर प्रति सेकंड तो हो नहीं सकता। ये ऑप्शन नंबर बी गलत है, केवल ए क्या होगा हमारा सही कथन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समुद्री जल में ध्वनि की चाल होती है 1531 मीटर प्रति सेकंड, जो कि क्या है, सत्य है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा, तो सबसे कम किस में होता है दोस्तों, गैस में जो होता है वो सबसे कम होता है। अब गैस जो होगी क्या होगी, वायु तो है, वायु में तो गैस पाई जाती है, तो वायु ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व के समानुपाती होती है, अर्थात जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी, अधिक होगी, और जिस माध्यम का घनत्व कम होगा उसमें ध्वनि की चाल कैसी होगी, कम होगी। दिए गए विकल्प में वायु का घनत्व सबसे कम है, इसलिए जल, इस्पात, कांच तथा वायु में से वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में कौन सा कथन सही या गलत है, हमको बताना है। दोस्तों, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 316 मीटर प्रति सेकंड होती है क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल जो होती है 316 मीटर प्रति सेकंड होती है। आसुत जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो दोनों ही कथन क्या है, हमारे सत्य कथन हो जाएंगे, ए और बी वाले। ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड, और आसुत जल में ध्वनि की चाल होती है 1498 मीटर प्रति सेकंड। अतः ए और बी दोनों क्या है, हमारे सत्य कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि निम्न में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है, दोस्तों ठोस पदार्थ के ठोस माध्यम में जो है ध्वनि सबसे अधिक तेजी से यात्रा करती है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, और ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात में होकर नहीं चल सकती। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड, तथा 25 डिग्री सेल्सियस पर लगभग कितनी होती है, 343 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि की चाल माध्यम के डैश गुणों पर निर्भर करती है। दोस्तों, ध्वनि की चाल जो है माध्यम की किस पर निर्भर करती है, तो माध्यम, ताप, प्रत्यास्थता, घनत्व, इन सभी पर निर्भर करती है ध्वनि की चाल। ठीक है दोस्तों, ध्वनि की चाल माध्यम के ताप, प्रत्यास्थता एवं घनत्व आदि सभी पर निर्भर करती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जब हम ठोस, अधिक प्रत्यास्थ माध्यम से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, और किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल डैश। दोस्तों, ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल हो जाती है क्या, कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व डी पर निर्भर करती है। ठोस से गैस माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल घटती है। गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोसों में क्या होती है, सबसे अधिक होती है प्रत्यास्थता। यही कारण है कि द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक और ठोसों में कैसी होती है, सबसे अधिक होती है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड, और जल में ध्वनि की चाल जो होगी 1493 मीटर प्रति सेकंड होगी, और लोहे में कितनी होगी, 5130 मीटर प्रति सेकंड होगी ध्वनि की चाल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज तथा तरंग दैर्ध्य 40 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा। दोस्तों, आवृत्ति कितनी दी गई है हमको, 4 किलोहर्ट्ज, तो इसको 4000 हर्ट्ज लिख लूं क्या मैं,
कोई दिक्कत? ठीक है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य कितना दिया गया है? 40 सेंटीमीटर, मतलब लैम्डा का मान कितना दिया गया है? 40 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करूंगा? 100 से भाग दे दूंगा, तो 10 से 10, तो 0.4 मीटर लिख लूं क्या इसको मैं? ठीक है ना दोस्तों। क्या बोला है? ध्वनि तरंग द्वारा 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब दोस्तों हमको दूरी तय करना है तो हम किसी वेग से तय करेंगे। अब हमको वेग तो पता नहीं है, लेकिन हमको आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का मान दिया गया है, तो यहाँ से हम वेग निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम जानते हैं वेग बराबर क्या होता है? ये होता है एन इंटू लेमडा के होता है। एन का मान कितना है दोस्तों? 4000 हर्ट्ज। लेमडा का मान कितना निकाले? 0.4, तो इसको 4/10 कर लूं क्या मैं? ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा, 4 चौ 16, तो 1600 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई हमारी? वेग निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 1600 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों हमको कितनी दूरी तय करना है? 3.2 किलोमीटर। हम जानते हैं 4 बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे समय के। दूरी कितनी है? 3.2 किलोमीटर, तो इसको मैं 3200 मीटर लिख सकता हूँ क्या? किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो। ठीक है, और वेग कितना? 4 बराबर क्या है दोस्तों? 4 कितने निकाले थे हमने? 1600 निकाले थे, और बराबर क्या हो जाएगा? समय के हो जाएगा। तो 1600 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में। तो समय टी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? टी बराबर आ जाएगा 2 सेकेंड। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल वही दोस्तों, v बराबर n इंटू लेमडा। एन का मान कितना दिया है दोस्तों? 50, और तरंग दैर्ध्य का मान कितना है? 4, तो कितना हो जाएगा? 200 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाता है? तो दोस्तों किसी तरंग के द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंग वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग वेग हम बोलते हैं। किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को, उस तरंग का हम क्या बोलते हैं? तरंग वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग का वेग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ध्वनि के अभिलक्षण के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग में डैश होगा या होगी? दोस्तों निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग में क्या होगा? निम्न तारत्व होगा। क्या होगा? निम्न तारत्व होगा। दोस्तों निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग में निम्न तारत्व होगा। ध्वनि की आवृत्ति यह निर्धारित करती है कि ध्वनि कितनी उच्च तारत्व मतलब पतली ध्वनि तथा कितनी निम्न तारत्व मोटी की है। मतलब दोस्तों यदि उच्च तारत्व है तो ध्वनि कैसी होगी? पतली होगी, और निम्न तारत्व है तो ध्वनि कैसी होगी? मोटी होगी। अर्थात उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे उच्च तारत्व वाली ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है, जबकि निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे जो है निम्न तारत्व वाली ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कई पृष्ठों से डैश के कारण स्रोत द्वारा ध्वनि उत्सर्जन बंद कर देने के बाद भी ध्वनि का बने रहना प्रतिध्वनन कहलाता है। दोस्तों कई पृष्ठों से परावर्तन के कारण, किसके कारण? परावर्तन के कारण स्रोत द्वारा ध्वनि उत्सर्जन बंद कर देने के बाद भी ध्वनि का बने रहना प्रतिध्वनन कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। दोस्तों हर्ट्ज जो है ये ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। आयाम, आवृत्ति और वेग जो है ये ध्वनि तरंग की विशेषता है। दोस्तों हर्ट्ज जो है ये ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, यह आवृत्ति का क्या है? SI मात्रक है। ध्वनि तरंग की 5 विशेषताएं होती है: तरंग दैर्ध्य, आयाम, समय अवधि, आवृत्ति, वेग या फिर गति। ठीक है, वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। किसी भी ध्वनि तरंग के वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में संबंध क्या होता है? हमने आपको बताया था वेग v बराबर क्या होता है? n इंटू लेमडा के। यहाँ पे n क्या है? आवृत्ति है। लेमडा क्या है? यहाँ पे तरंग दैर्ध्य है। और v क्या है? हमारा वेग या गति है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? दोस्तों किसी एकल आवृत्ति की आवाज को हम बोलते हैं टोन। क्या बोलते हैं? टोन हम बोलते हैं। एकल आवृत्ति की आवाज को स्वर या टोन कहा जाता है। जब कई आवृत्तियों को मिश्रित किया जाता है तब एक आवृत्ति उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? नोट कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो एक संगीत नोट में विभिन्न आवृत्तियां, भिन्न भिन्न पिच की आवाजें और आयाम, जोर, लाउडनेस की टोन होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? तीव्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है। दोस्तों एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? टोन, स्वर या फिर तान। क्या बोलते हैं? टोन, स्वर या फिर तान। ठीक है,
दोस्तों एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन, स्वर या फिर तान कहा जाता है। टोन एक निश्चित आवृत्ति है जिसे हम सुनते हैं। एक दोलन में कण द्वारा दो क्रमागत शीर्षों अथवा गर्तों के मध्य तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य कहते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं? दो क्रमागत शीर्षों अथवा गर्तों के मध्य तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। दोस्तों दो क्रमागत शीर्ष ये है, देखिए हमको दिख रहे हैं, और इनके बीच और ये दो गर्त और गर्तों के मध्य, मतलब एक गर्त के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्ध्य कहलाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तरंग के किसी कण द्वारा इसकी मध्यमान स्थिति से एक तरफ अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं? आयाम कहते हैं। तरंग के किसी कण द्वारा इसकी मध्यमान स्थिति से एक तरफ अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं? हम आयाम कहते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। दोस्तों ध्वनि की पिच जो है ये उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। दोस्तों ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव अथवा गैस जैसे माध्यम में होकर संचारित होती है। ध्वनि तरंगे कैसी है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है एवं ध्वनि की पिच ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। जिन अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है उनकी अनुभूति हमारे कानों द्वारा होती है एवं इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं, ठीक है। ध्वनि तरंगों के संचरण हेतु सदैव किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो सकता। किसी भी माध्यम में ध्वनि की गति माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है? तो दोस्तों ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है हमारा क्या? आयाम। आयाम जो है दोस्तों ये ध्वनि की लाउडनेस और सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है। ध्वनि का आयाम ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। दोस्तों ध्वनि का तारत्व जो है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का तारत्व या पिच जो है दोस्तों उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। जिस ध्वनि का तारत्व उच्च होता है वह ध्वनि पतली और उच्च आवृत्ति की होती है तथा जिस ध्वनि का तारत्व निम्न होता है वह ध्वनि कैसी होती है? मोटी होती है और निम्न आवृत्ति की होती है। इसी कारण महिलाओं की आवाज का तारत्व पुरुषों की तुलना में कैसा होता है? अधिक होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे कहा जाता है पिच। क्या कहा जाता है? पिच कहा जाता है। जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे हम क्या बोलते हैं? पिच कहते हैं। तीव्र ध्वनि का तारत्व अधिक होता है तथा मंद ध्वनि का तारत्व कैसा होता है? कम होता है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है। तो ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है दोस्तों, हमें हमारे कानों में पहुंचकर क्या करती है? ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। ध्वनि हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। दोस्तों ध्वनि जो है ये हवा के माध्यम से चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। ध्वनि की उत्पत्ति द्रव पिंडों के दोलन द्वारा होती है। इस दोलन से वायु के दाब एवं घनत्व में प्रत्यावर्ती परिवर्तन होने लगते हैं जो अपने स्रोत से एक विशेष वेग के साथ आगे बढ़ते हैं। इनको ही ध्वनि की तरंग कहा जाता है। जब ये तरंगे कान के पर्दे से टकराती है तब ध्वनि संवेदन होता है और इन तरंगों की विशेषता यह है कि इनमें परावर्तन, अपवर्तन तथा विवर्तन हो सकता है, ठीक है। प्रति सेकंड दोलन संख्या को हम क्या बोलते हैं? आवृत्ति कहते हैं। मतलब एक सेकंड में जो दोलन की संख्या कहलाती है क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रतिध्वनि इको के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि निर्बंध की परिघटना डैश कहलाती है। दोस्तों बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि निर्बंध की घटना जो है दोस्तों ये कहलाती है क्या? अनुरणन। क्या कहलाती है? अनुरणन या फिर प्रतिध्वनि कहलाती है। बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि निर्बंध की परिघटना को प्रतिध्वनि या फिर अनुरणन कहा जाता है। प्रतिध्वनि तब होती है दोस्तों जब मूल ध्वनि स्रोत द्वारा ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर देने के बाद भी ध्वनि एक बंद स्थान में बनी रहती है। ऐसा दीवारों, फर्श और छत जैसी सतहों में ध्वनि तरंगों के कई बार परावर्तन के कारण होता है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए दोस्तों, एक स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी। दोस्तों जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ पिंड या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है और पुनः सुनाई देती है तो इस परावर्तित ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं।
प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी जो होती है लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? तो प्रतिध्वनि कहलाती है दोस्तों। ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लड़के ने एक चट्टान के पास ताली बजाई और 3 सेकंड के बाद उसे प्रतिध्वनि सुनाई दिया। यदि ध्वनि की गति 346 मीटर प्रति सेकंड है तो वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी पे है? दोस्तों यहाँ पे हमको डिस्टेंस बताना है कि वह लड़का चट्टान से कितनी दूरी पे है। दोस्तों हमें जो समय दिया गया है, जाने में लगा समय और आने में लगा समय, मतलब टोटल टाइम जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? टी हमको ये दिया गया है 3 सेकेंड। तो हम एक डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों। याद होगा जब टोटल टाइम दिया हो तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, डी बराबर क्या होता है? डी बराबर यही फॉर्मूला लगाना है आपको, एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम के। ये फॉर्मूला आप या लगा सकते हैं, याद रख लेंगे। एक्स कितना है दोस्तों हमारा? ये आपको फॉर्मूला लगाना है, डी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स इंटू वाई, जब टोटल टाइम दिया हो तो एक्स प्लस वाई और इंटू में क्या हो जाएगा? टोटल टाइम के। ठीक है। एक्स का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में? ये है 346 जाने में, 346 आने में, और दोनों का योग करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 6 12 की 2, हासिल का 1, 6 4 4 8 और 1 9 और 3 3 6, 692। तो 346 से कितने बार में जाएगा? 2 बार में। 2 से 340 कितने बार में जाएगा? 2 एकम 2, 2 7 14, 2 तिया 6 और इंटू में टोटल टाइम कितना है? 3 है। तो 3 का 173 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 173 इंटू 3, तो 3 तिया 9, 3 7 21 की हासिल का है 2, 3 का 3, 3 2 5। तो 519 मीटर जो है डिस्टेंस हमारी निकल के आ जाएगी। कितनी? 519 मीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से परावर्तित होती है तो डैश होता है। तो दोस्तों तब होती है क्या? प्रतिध्वनि। किसी परावर्तक सतह से टकराकर दोबारा सुनाई देने वाली ध्वनि को ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि, इको कहते हैं। चूंकि ध्वनि परावर्तक तल तक जाने और वापस आने में 2D दूरी तय करती है, जिसको सुनने के लिए श्रवण समय कम से कम 1/10 सेकेंड होती है, मतलब 0.1 सेकेंड। और v बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ठीक है ना, क्लियर है दोस्तों? देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? दोस्तों प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को जो है फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। किससे? फाइबर बोर्ड से। दोस्तों फाइबर बोर्ड एक प्रकार का लकड़ी का उत्पाद है जो लकड़ी के फाइबर से बना होता है। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को फाइबर बोर्ड से ढक दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रतिध्वनि 3 सेकंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर प्रति सेकंड है तो स्रोत से परावर्तन सतह की दूरी कितनी होगी? दोस्तों अभी हमने बताया था एक फॉर्मूला आपको, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? एक्स इंटू वाई, जब टोटल टाइम दिया हो तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा? टोटल टाइम के हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान कितना है दोस्तों? 342 इंटू 342 और दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 4 8 और 3 3 6। 342 से कितने बार में जाएगा दोस्तों? ये 2 बार में जाएगा। 2 से 342 कितने बार में जाएगा? और टोटल टाइम कितना है? 3 सेकेंड है। ठीक है, 2 एकम 2, 2 7 14 और 2 एकम 2, मतलब 171 दोस्तों, 171 इंटू 3 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 7 21 की 1 हासिल का है 2, 3 एकम 3 2 5, तो 513 मीटर। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कितना आएगा? 513 मीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो लगातार या एकाधिक परावर्तन के कारण जो है दोस्तों प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार क्या किया जा सकता है? सुना जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समय अंतराल होना चाहिए। तो 0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए दोस्तों स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के
बीच में। ठीक है दोस्तों, किसी परावर्तक तल से परावर्तित होकर सुनाई पड़ने वाली ध्वनि तरंगों या गूंज को हम क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक तल के मध्य कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए एवं स्पष्ट ध्वनि गूंज सुनने हेतु मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम 0.1 सेकेंड या फिर 1/10 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समुद्री सर्वेक्षण जहाज समुद्र के तल पर एक ध्वनि तरंग भेजता है जो 2.5 सेकंड के बाद एक प्रतिध्वनि या अनुगुंज प्राप्त करता है। समुद्री जल में ध्वनि की गति कितनी है? 1200 मीटर प्रति सेकंड। तो समुद्र की गहराई क्या होगी? मतलब दोस्तों हमको समुद्र की गहराई बताना है, एच का मान यहाँ पे हमको बताना है। दोस्तों क्या वही फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या हम? चलिए देखते हैं। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? ये हो जाता है x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम के। ठीक है, x का मान ले लेते हैं 1200 इंटू 1200 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। तो 1200 से 2 बार में कट जाएगा, 2 से काट देंगे 600 बार में। ठीक है, और टोटल टाइम कितना है हमारे पास में? 2.5। इसको 25/10 कर लूँ क्या? ठीक है, 25/10। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 छक 150, मतलब 1500 मीटर इसका राइट आंसर निकल के हमारा आ जाएगा। कितना? 1500 मीटर। तो इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहा जाता है? दोस्तों ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे हम बोलते हैं क्या? प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं इसे हम? प्रतिध्वनि बोलते हैं। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरे प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस, द्रव या गैस से होकर क्या होता है? संचारित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितनी देर तक कायम रहती है? दोस्तों मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज जो है ये 0.1 सेकेंड तक कायम रहती है। कितने सेकंड तक? 0.1 सेकेंड तक। एक व्यक्ति ने चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड बाद गूंज सुनाई दी, तो व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है? ध्वनि की गति 346। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं दोस्तों, डिस्टेंस बराबर क्या? x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम के। ठीक है, क्लियर? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 346 इंटू 346 डिवाइडेड बाय, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 6 6 12 की 2 हासिल का 1, 4 4 8 और 1 9, 3 3 692। 346 का 2 गुना 2 692, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 तिया 6 और टोटल टाइम कितना है दोस्तों? ये लगाए 4 सेकेंड, तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 तिया 12 की 2 हासिल का 1, 4 7 28 29 की 9 हासिल का 2, 4 एकम 4 2 6, 692 मीटर। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कितना? 692 मीटर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बड़े हॉल की दीवार से ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है? जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है, तो इसे हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं इसे हम? प्रतिध्वनि कहते हैं। एक बड़े हॉल की दीवार से ध्वनि के बार बार परावर्तन को प्रतिध्वनि कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है। ठीक है, एक ध्वनिक अनुनाद प्रतिध्वनि जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है। तो दोस्तों एक ध्वनिक अनुनाद प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है, वह है सस्वरण द्विभुज ट्यूनिंग फार्क। कौन सा? सस्वरण द्विभुज ट्यूनिंग फार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सस्वरण द्विभुज ट्यूनिंग फार्क एक ध्वनिक अनुनाद है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है। जिस आवृत्ति पे सबसे अधिक आयाम वाले दोलन की प्रवृत्ति पाई जाती है उस आवृत्ति का अनुनाद उस आवृत्ति को अनुनाद आवृत्ति कहते हैं। और सभी प्रकार के कंपनों या तरंगों के साथ अनुनाद की घटना क्या है? जुड़ी हुई है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी डैश होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए दोस्तों 17.2 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर होना चाहिए। प्रकाश की तरह ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव से टकराकर परावर्तित होती है तथा परावर्तन के नियमों का पालन करती है। प्रतिध्वनि भी ध्वनि के परावर्तन का ही परिणाम है, अतः किसी परावर्तक सतह से टकराकर दोबारा सुनाई देने वाली ध्वनि को ही क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 1/10 सेकंड या फिर 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। इसलिए स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच कम से कम 1/10 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। यदि किसी दिए हुए ताप माना 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, तो ध्वनि को परावर्तक तल तक जाने तथा परावर्तन के पश्चात वापस आने तक 1/10 सेकंड का समय लगना चाहिए।
अतः श्रोता से परावर्तक पृष्ठ तक जाने तथा वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कम से कम 332 मीटर प्रति सेकंड इंटू 1/10 33.2 मीटर होनी चाहिए। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी जो है ये ध्वनि तरंग की द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात 16.6 मीटर लगभग 17 मीटर अवश्य होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है? तो उसे हम बोलते हैं प्रतिध्वनि। क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि बोलते हैं। जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु जैसे दृढ़ दीवार, पहाड़, गहरे कुएं के पानी के तल आदि से टकराने के पश्चात पुनः स्रोत के पास वापस लौटती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। वस्तुतः यह ध्वनि के परावर्तन का परिणाम होता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास हमें होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। जब ध्वनि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराने के बाद पहले माध्यम में वापस लौट आती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पूर्णावर्ती का परिणाम है और इसे डैश कहा जाता है। दोस्तों, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पूर्णावृत्ति का परिणाम है और इसे कहा जाता है अनुरणन, मतलब प्रतिध्वनि कहा जाता है। ठीक है, एक सभागार में ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परावर्तन की पूर्णावृत्ति का परिणाम है जिसे अनुरणन हम कहते हैं। अनुरणन की क्रिया आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई देती है तो ये विवर्तन के कारण सुनाई देती है। दोस्तों, किसके कारण? विवर्तन के कारण सुनाई देती है। किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें दोस्तों किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के विवर्तन के कारण सुनाई देती है। जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे किसी अवरोध से टकराती है तो वे अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती है और अवरोध की ज्यामितीय छाया में प्रवेश कर जाती है। इस घटना को ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। यही कारण है कि बाहर से आने वाली ध्वनि दरवाजे, खिड़की आदि से होकर हमारे कानों तक पहुंच जाती है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों अब हम सोनार रडार के सारे क्वेश्चन। सोनार एक उपकरण है जो डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। दोस्तों, सोनार एक उपकरण है जो पानी के नीचे वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधोजल वस्तुओं, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है तो इसे कहा जाता है दोस्तों सोनार। क्या कहा जाता है? सोनार कहा जाता है। अधोजल वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करने वाले उपकरण को सोनार कहा जाता है। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक तकनीक है जो नौचालन, जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने, जल में स्थित वस्तुओं की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों, सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी तरंगों का? पराश्रव्य तरंगों का। सोनार उपकरण द्वारा समुद्री जल में स्थित पिंडों या किसी वस्तु की दूरी, दिशा व चाल ज्ञात करने के लिए पराश्रव्य तरंगे भेजी जाती है। ये तरंगे समुद्री जल से होते हुए पिंडों से टकराती है और परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है जिससे वस्तु या पिंड के बारे में सही जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इकोकार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से किससे संबंधित है? दोस्तों, इकोकार्डियोग्राम जो है ये अधिक नजदीकी से संबंध है डॉपलर इफेक्ट से। किससे? डॉपलर इफेक्ट से। दोस्तों, कार्डियोग्राम अधिक नजदीकी से डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। यह एक प्रकार से अल्ट्रासाउंड टेस्ट है। इसमें ट्रांसड्यूसर के माध्यम से अदृश्य ध्वनि तरंगों की जांच की जाती है। यह डिवाइस हृदय के विभिन्न भागों से उठने वाली ध्वनि को पकड़ लेती है और इन तरंगों को वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर देखा जा सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोनार का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो दोस्तों सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु या पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। इस यंत्र द्वारा उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को समुद्र में भेजा जाता है जो वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौट आती है जिससे समुद्र में वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे सोनार की मदद से मापा जा सकता है? दोस्तों, पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति जो है ये सोनार के सहायता से क्या की जा सकती है? मापी जा सकती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द रडार किससे उत्पन्न है? दोस्तों शब्द रडार जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। दोस्तों रडार शब्द अंग्रेजी भाषा के रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। इसका आविष्कार 1922 ईस्वी में टेलर एवं लियो यंग ने किया था। किसने किया था? टेलर एवं लियो यंग ने किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये है ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। ट्रांसमीटर और डिटेक्टर ये एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण है जिसका उपयोग जो है पानी के नीचे मौजूद दूरी, दिशा और गति को पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण ट्रांसमीटर और डिटेक्टर है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है। समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसका? सोनार तकनीक का। दोस्तों समुद्र की गहराई निर्धारित करने, पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसका? सोनार तकनीक का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ध्वनि का चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। अगला हम टॉपिक करेंगे दोस्तों, जो करेंगे आपको बता देंगे। ठीक है। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की डेली अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम में डेली आपको अपडेट दे दी जाती है जो भी क्लास अपलोड की जाती है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।